जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमएस एकेडमी पे, जहां मिलती है आपको 10वीं क्लास की संपूर्ण तैयारी। यदि आप भी घर पे बैठ के करना चाहते हैं 10वीं क्लास की तैयारी और लहराना चाहते हैं 2025 के बोर्ड एग्जाम में अपना परचम, तो आज ही जुड़िए हमारे चैनल एमएस एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th इतिहास के अध्याय 2। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, साम्यवाद एवं समाजवाद। लेकिन इससे पहले वाले चैप्टर को यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें, जिसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ताकि जिससे आपका पूरा सिलेबस हो सके कवर। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि इससे जुड़ी हुई जितनी भी नई वीडियो आवे उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक बढ़िया सा कमेंट जरूर करें, ताकि जिससे मुझे मिले मोटिवेशन और हम बनाते रहे इसी तरह से आपके लिए नई नई वीडियो जो आपको सहायता प्रदान कर सके 2025 के बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2, समाजवाद एवं साम्यवाद। अध्याय 2 का जो टाइटल है वो क्या है मेरा, समाजवाद और साम्यवाद क्या होता है। सबसे पहले हम इस पर जिक्र करेंगे कि समाजवाद और साम्यवाद होता क्या है, इसका परिभाषा क्या है, इसका अर्थ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है, पहले हम इसको देखें। क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी चीज को आप समझो, ना केवल उसका रट्टा मारो। रट्टा मारना ही पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई को आप समझ के करो, ताकि जिससे आपको पढ़ने में एक अलग प्रकार की रुचि पैदा हो सके। दोस्तों, अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं तो एक कॉपी और कलम लेके अवश्य बैठे, ताकि जिससे आप इसका नोट बना सके। और यदि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में नोट्स के पीडीएफ के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात करें अगर हम समाजवाद की, समाजवाद होता क्या है। समाजवाद हम कहते हैं किसको है, तो सत्ता में मूल रूप का, सत्ता में सामूहिक रूप का होने का सिद्धांत ही हमारा समाजवाद कहलाता है। अथवा इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति को सत्ता में साझेदारी का अधिकार मिलना चाहिए और है। सत्ता में साझेदारी का सत्ता में साझेदारी का अधिकार हम सभी को एक बराबर का अधिकार देता है, जो हमें यहाँ पर समाजवाद की परिभाषा से एक सिद्धांत निकाल कर हमें दिया जा रहा है कि सत्ता में सामूहिक रूप का, सत्ता में सामूहिक रूप का सिद्धांत होना ही हमारा समाजवाद कहलाता है। हम सब अगर इस देश के नागरिक हैं तो उसमें सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी का हम लोग यहाँ पे अधिकार रखते हैं। लेकिन यहाँ पर साम्यवाद क्या है, साम्यवाद किसे कहते हैं, साम्यवाद की परिभाषा क्या होती है। साम्यवाद एक वर्गहीन समाज के लिए, एक वर्गहीन समाज के लिए सामाजिक सुव्यवस्था का सिद्धांत, अथवा कि उस वर्गहीन समाज के लोगों के कौशल को देखकर, उसके कार्य स्किल को देखकर उसके लिए अधिकार को मुहैया कराया जाए। किसी भी उद्योग या किसी भी कल कारखानों में उसके भी अधिकार को वहां पे एक व्यवस्थित किया जाए, उसकी प्रणाली बना जाए, वही हमारा क्या कहलाता है, साम्यवाद कहलाता है। ये था हमारा अध्याय 2 का एक टाइटल, जो समाजवाद और साम्यवाद है उसकी परिभाषा। लेकिन अब हम इसको देखेंगे, हम इस क्लास को 2 सेक्शन में बांटेंगे, एक शॉर्ट टाइप और दूसरा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। सबसे पहले हम इससे जुड़े हुए अध्याय 2 से जुड़े हुए जितने भी शॉर्ट टाइप सवाल है उसको हम कवर करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लॉन्ग टाइप सवाल की ओर चलेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं यहाँ का शॉर्ट टाइप सवाल कि पूंजीवाद क्या है। इस अध्याय का पहला टॉपिक मेरा क्या है, पूंजीवाद क्या है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है। कि एक ऐसा प्रणाली हो, एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें अगर कोई कल कारखाना हो या किसी प्रकार का एक उद्योग हो, अगर उसमें कोई सामान, कोई वस्तु उसमें निर्मित होता है, उसमें उत्पादित होता है, उस पर अधिकार किसका होता है, पूंजीपति का। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने स्वामित्व को देखकर, अपने अपने जो है फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए वहां पर किसी प्रकार के उद्योग की व्यवस्था करता है, जिस पे अगर उस उद्योग में उत्पादित वस्तु पे किसका नियंत्रण होगा, पूंजीपति का। यही क्या मेरा पूंजीवाद की परिभाषा, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर उस उद्योग में जितने भी प्रकार का वस्तु बन रहा हो। अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, अगर किसी मोबाइल फैक्ट्री में हो, मोबाइल एक फैक्ट्री हो जिसमें अगर यहाँ पे हमें बनाया जा रहा है, तो उसमें मोबाइल बनाने वाले कंपनी का उस पर नियंत्रण होगा कि हमें मोबाइल को
किस प्रकार से बाजार में हमको उतारना है और किस प्रकार से अपने सेल्स को और अपने मोबाइल के नेटवर्क्स को किस प्रकार से हमें अपने जो ग्राहक का जो नेटवर्क होता है उसे किस प्रकार से हम अपग्रेड करना है, किस प्रकार से आय को बढ़ाना है, उस पर संपूर्ण नियंत्रण किसका होता है, पूंजीवाद का, अथवा कि जो उसमें अपने पैसा को पूंजी के रूप में इन्वेस्ट करता है, जो पूंजी के रूप में इसमें लगाया होता है, वही मेरा क्या कहलाता है यहाँ पर, पूंजीवाद कहलाता है। जो कई बार हमसे 10वीं के बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में सवाल पूछा जाता है कि पूंजीवाद क्या है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण हो, पूंजीवाद कहलाता है। अब देखिए सर्वहरा वर्ग किसे कहते हैं। जैसे कि अभी हमने साम्यवाद में पढ़ा था एक वर्गहीन समाज के बारे में। अब यहाँ पे एक सर्वहरा वर्ग क्या है, तो समाज का एक ऐसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो, उसे सर्वहरा वर्ग कहते हैं। जिसमें केवल यानी कि एक किसान जो तबके के लोग हैं वो शामिल हो, उसके बाद से यहाँ पर समाज का ऐसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो, उसे सर्वहरा वर्ग कहते हैं। थोड़ा सा अमेरिका लोगों को छोड़िए कि इसमें रखा गया हुआ, अमेरिका लोग का अपना ही एक ग्रुप बना रहता है कि उसमें वो शामिल होगा। ये बेचारा सर्वहरा लोग को कहाँ उसमें जोड़ेगा कि चलिए आप भी चलिए। कोई अमीर आदमी नहीं चाहता कि हमारे बगल में जो है ना एक जो है गरीब आदमी बैठा है। तो यहाँ पे एक वर्ग की बात की गई। अगर यहाँ पे एक सर्वहरा वर्ग और अगर जाति की बात की जाए तो यहाँ पे जाति का अगर कैटेगराइज किया जाता है, एक स्वर्ण जाति, यदि यहाँ पर हम बात करें एक वर्गहीन या फिर जो यहाँ पे एक स्वर्ण जाति के बारे में, तो जाति और एक वर्ग दोनों में क्या एक अंतर है। अगर यहाँ पर जाति की बात की जाए तो यहाँ पे दोनों यानी कि जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आता है उसमें जो एक बैकवर्ड कैटेगरी के जो लोग होते हैं उसको जाति के अंतर्गत रखा जाता है, और एक फॉरवर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं जिसको स्वर्ण जाति के रूप में। लेकिन यहाँ पे क्या स्वर्ण जाति की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे वर्ग की बात की जा रही है। यहाँ पे क्या है ना कि सभी लोग शामिल है। अब यहाँ पर किसान हो, किसान कोई बन सकता है, किसान वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को किसके अंतर्गत रखा गया हुआ, सर्वहरा वर्ग के अंतर्गत। या यहाँ पर मजदूर तबके का लोग हो, रिक्शा खींचने वाला, ठेला चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, घर घर निर्माण करने वाला, लेबर मजदूर, सभी को इसी वर्ग के कैटेगरी में। और आम लोग, हम लोग क्या एक आम लोग ही है, उसको सर्वहरा वर्ग के अंतर्गत यहाँ पर रखा गया। तो मेरा क्या सर्वहरा वर्ग के समाज का ऐसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम लोग शामिल हो, सर्वहरा वर्ग कहलाता है। अब बात करेंगे यहाँ पे अक्टूबर क्रांति का उल्लेख करें। अक्टूबर क्रांति क्या था? अक्टूबर क्रांति का उल्लेख करना है कि सन 7 नवंबर 1917, अब पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917, थोड़ा ये रूसी कैलेंडर में कुछ जो हिसाब किताब थोड़ा सा अलग था कि यानी कि यहाँ पर क्या कि सन 7 नवंबर 1917 है, लेकिन रूसी कैलेंडर के अनुसार ये 25 नवंबर है। ये कुछ दिनों का इसमें रूसी कैलेंडर में हेरफेर हुआ करता था, बस कुछ दिनों का, 7 नवंबर और यहाँ पर जो है 25 नवंबर का। तो वेल्सविको ने लेनिन के नेतृत्व में पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, कचहरी, टेलीफोन केंद्र व अन्य सरकारी भवन पर अधिकार कर लिया। यानी कि इसके नेतृत्व में, किसके? लेनिन के नेतृत्व में। लेनिन कौन था? लेनिन का जैसे कि व्लादिमीर लेनिन, इसका पूर्ण नाम क्या है? व्लादिमीर लेनिन है, जिसके नेतृत्व में यहाँ पर ये जो रेलवे स्टेशन, बैंक, किसके? पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, कचहरी, टेलीफोन, यानी कि वहां पर जो भी एक सरकारी सेवा से जुड़ा हुआ स्थान था, सभी पे क्या किया? अपना ये कब्जा जमा लिया, कब्जा उस पर जाके भवन पर अपना अधिकार कर लिया, उस पर कब्जा जमा लिया, जिससे केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया, जिसकी वजह से इसको कई यानी कि कई प्रकार की यहाँ पे समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो जो केरेंस्की है, अलेक्जेंडर केरेंस्की, इसका पूर्ण नाम क्या है? अलेक्जेंडर केरेंस्की। इसने क्या करा कि इससे परेशान होकर, क्योंकि यहाँ पे तो लेनिन सभी पे कब्जा कर लिया अपना, यहाँ पे जो भी यहाँ पर एक भवन था या फिर सरकारी भवन हो या यहाँ पे केंद्र बैंक हो या डाकघर हो या रेलवे स्टेशन हो, सभी पे किसका अधिकार हो गया? यहाँ पर लेनिन का, जिससे ये परेशान होकर केरेंस्की वहां से रूस छोड़कर भाग गया। इस घटना को ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। और ये जो घटना हुआ वो क्या अक्टूबर के महीने में घटित हुआ, जिसको एक अक्टूबर क्रांति का नाम दिया गया। क्योंकि कई बार होता है कि समाज में अगर किसी का कोई पेशा हो तो उसको पेशे के नाम से पुकारना शुरू हो जाता है, कोई अगर किसी गांव का हो तो उसी गांव के नाम से उसको जो है बुलाया जाता है, कॉल किया जाता है।
और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई घटना हो तो उस घटना को उसी दिन के नाम से यहाँ पर विख्यात कर दिया जाता है। तो ये क्या हुआ था, ये जो घटना हुआ था ये अक्टूबर में, तो इसको क्या अक्टूबर क्रांति कहते हैं। जहां पर लेनिन ने सारे जो भी एक सरकारी स्थान था उस पे इसने अपना कब्जा कर लिया, जिसके जिसके वजह से अलेक्जेंडर केरेंस्की वो अपने स्टेट को छोड़कर वो भाग गया, बोला कि अब यहाँ को रहना नहीं है, बड़ी परेशान करके रखे हुआ है, नाक में दम करके रखे हुआ था ये। चलते अब यहाँ पर खूनी रविवार के बारे में जिक्र करेंगे कि खूनी रविवार क्या था, या उसको लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। जो यहाँ पर एक 100 कॉल सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए VVI बनता है मेरा। बोर्ड एग्जाम में ये सवाल हमेशा कई बार पूछा जाता है कि खूनी रविवार अथवा लाल रविवार क्या है, या खूनी रविवार अथवा लाल रविवार का परिभाषा दे, उसको वर्णन करे। सन 1904 से 5 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में रूस के पराजय के कारण रूस में क्रांति हो गई। जो सन 1904 से 5 का जो दौर था, जहां रूस और जापान ने युद्ध लड़ा, जहां से जापान का अपना एक जो आर्थिक स्थिति था उसको सुदृढ़ करने का एक अच्छा मौका मिला, कहा इसको रूस को हराकर, क्योंकि उसी युद्ध के बाद जो जापान का आर्थिक स्थिति था वहां से सुधारना बेहतर हुआ, और यहाँ पर जापान ने अपने उद्योग और अपने विकास का जो है यहाँ पर स्तर को अन्य देशों के साथ जोड़ा। यहाँ पर विकास का स्तर को यानी कि जो भी इसके आसपास में जो मुल्क था उस पर ये जोड़ना ये शुरू किया, जहां से इसका जो है विकास आगे की ओर बढ़ा। यानी कि 1904 और 5 में जो जापान युद्ध के रूस जापान युद्ध में रूस को क्या यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी, यहाँ पे रूस को हार का सामना करना पड़ा, जिससे यहाँ पर जापान को जो है मंचूरियन और कोरिया जैसे यानी कि स्थानों पर इसका अधिकार प्राप्त हुआ। इसको रूस को पराजय करने के बाद मंचूरियन जो है उत्तरी पूर्वी चीन का एक एरिया पड़ता है, उत्तर पूर्वी चीन का एरिया जो मंचूरियन अभी के यानी कि एक वहाँ पे जो अभी जो नक्शा जो बनाया गया नए नक्शे के मुताबिक यहाँ पे कहा ये उत्तर पूर्वी चीन का भी एरिया ये हो चुका है मंचूरियन। और यहाँ पर ये जो एक कोरियाई है, और कोरिया तो अपने एक अलग द्वीप ही बन चुका है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के रूप में। तो यहाँ पर क्रांति हुआ जनवरी 1905 को लोगों का एक समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर रूस को जापान के हाथों पराजित होना पड़ा, जिससे रूस अपने आप को एक शर्मसार महसूस कर रहा था कि क्या इसको जो ये जापान से हार सकता था, क्योंकि उस समय ये कई युद्ध को लड़ चुका था, उस समय ये ऐसा कई स्थिति को ये झेल चुका हुआ था। लेकिन इसको जापान से हार के बाद जब वहां पर लोगों का भीड़, क्योंकि किसी भी मुल्क में क्रांति एक लोगों में बेरोजगारी, अगर किसी देश में अगर युद्ध की स्थिति पैदा होती है वहां बेरोजगारी और भुखमरी एक आम बात हो जाती है। और खासकर जो है उस समय में जब यहाँ पर 1904 और 5 जब ये लोग अपने एक डेवलपिंग फेस में था, जब ये लोग विकसित यानी कि अपने देश को विकास की ओर लेके जा रहा था, उस समय इसको जापान से युद्ध के बाद भारी खमियाजा भुगतना पड़ा, जिससे लोगों का एक बड़ा समूह रोटी दो के नारों के साथ, जो भूखे लोग थे, जो बेरोजगार लोग थे, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वो रोटी दो के नारे के लिए किसके पास जा रहा था, सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। परंतु जार की सेना इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसवाई। जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, क्योंकि ये तो यहाँ से खिसियाना हुआ था, ये जापान इसको अच्छे से पकड़ के कूचे हुआ था। तो बोला कि अब इसका जो है खिसियानापन निकाले कहाँ, तो खिसियाने बिल्ली खंभा नोचेगा कहाँ, तो कहाँ जाके नोचाइए, निहत्थे लोगों पर, जो रोटी दो के नारे के साथ सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, जिसके हाथ में न तो हथियार था और न ही कुछ ऐसा कोई वेपन्स नहीं था। लेकिन इस पे जार की सेना ने क्या करा, निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसवाई। जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम जिक्र करेंगे, तो उस पर किस प्रकार से निहत्थे लोगों पर निहत्थे लोगों के पीठ पर यानी कि सीना पर, किस पे पीठ पर वहां पे गोलियां बरसाई गई। उसी प्रकार से यहाँ पर इसको हम उस दोनों कंडीशन को कंपेयर करें तो शायद ज्यादा का अंतर यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल सकता। जो यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड में उसमें बेकसूर लोग बैठे हुए थे, उसमें भी क्रांतिकारी लोग बैठे हुए थे, जहां वहां पे जो है निहत्थे लोगों पर गोली चलाया गया। उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो निहत्थे लोग, जो भूखे लोग, जो यहाँ पे मासूम बच्चे, हर लोग यहाँ पे रोटी दो के नारों के साथ सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था,
जहाँ पे जार की सेना ने, जार ये कौन था, ये जार अलेक्जेंडर जार, जो यहाँ पर रूस का अंतिम सम्राट माना जाता है। जार यानी कि रूस का उस समय 1917 के दौरान का रूस का ये अंतिम सम्राट माना जाता है, जो यहाँ पर एक पोलैंड का राजा भी था। ये पोलैंड का जो यहाँ पे जार जो है वो पोलैंड का राजा भी था और यहाँ पे रूस का सम्राट। और यहाँ पे जो है कुछ दिनों के लिए तकरीबन 3 महीनों के लिए इन्होंने, यानी कि जो जुलाई के अंतिम से 3 महीना को 1917 तक जो है इन्होंने सोवियत संघ रूस का इन्होंने नेतृत्व भी किया था। जो एक तत्कालीन अगर वहां पे सम्राट बना, तत्कालीन वहां पे अगर किसी को अधिकारी बनाया जाए, उस प्रकार से इन्होंने अपने देश को, ये सोवियत संघ को जार ने वहां पर 3 महीना के लिए इसका नेतृत्व भी किया था। लेकिन जार की सेना ने, जार ने उसको ऑर्डर दिया, इसका आदेश किसका था, जार का, कि जो निहत्थे लोग आ रहे हैं इसमें क्या बरसाना, गोली बरसाना, क्योंकि यहाँ पे अभी युद्ध से हारा हुआ देश एक बुरे आर्थिक हालात से गुजर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो भूखे लोग हैं इसकी क्या गलती है, क्या इसमें आम लोगों की गलती है, नहीं। लेकिन इसने क्या करा, जार ने रोटी देने के बजाय उन बेचारे सभी निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसवाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए 22 जनवरी पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। अब वो जिस दिन ये घटना घटित हुआ वो रविवार का दिन था, जिस दिन ये घटना को अंजाम दिया गया, जिस दिन जार की सेना ने उन निहत्थे बेकसूर लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाए, वो क्या था, रविवार का दिन था। और उस दिन वो रास्ता पूरे खून से लथपथ था, जहाँ पे लोगों को, यानी कि जहाँ पर इंसान चलता था उस दिन शायद खून की नदियां बही। उसमें शामिल कौन था, निहत्थे लोग, बेकसूर बच्चे और बेकसूर ऐसे इंसान जो केवल और केवल अपने भूख के लिए, अपने पेट के भूख के लिए वो अपना अधिकार मांग रहा था, जिसपे जार की सेना ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। तो ये क्या, खूनी रविवार अथवा लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। इसी घटना को खूनी रविवार अथवा लाल रविवार के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों का समझौता है। जो नई एक आर्थिक नीति लाई गई, कहते हैं कि अगर किसी भी उद्योग जगत को या फिर अपने जो है व्यापार को, उसको डेवलप करने के लिए, उसको विकास करने के लिए हमें कई बारी जो था एक नया नीति को अपने साथ जोड़ना होता है, एक नई प्रकार की नीति वहां पे लानी होती है। तो यही क्या, ये जो नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों का समझौता था। समझौता के अर्थात किसी कारणवश अगर हम न चाह के भी किसी काम को करें, वही मेरा क्या समझौता के अंतर्गत आता है। लेकिन क्या मार्क्सवादी जो विचार था, क्या उसके साथ ये समझौता था वास्तव में? साम्यवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा नहीं थी। ये जो साम्यवादी है, जो वीडियोज के शुरू में बताया गया था कि साम्यवादी क्या, एक वर्गहीन लोग थे, एक वर्गहीन, जिसको यानी कि संपत्ति की अवधारणा नहीं थी, अथवा कि वो अपने पास किसी प्रकार का संपत्ति नहीं रख सकता है। तो उसको अगर इस प्रकार की अवधारणा नहीं थी, परंतु लेनिन तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इसको लेनिन को ये बात की जानकारी थी कि अभी जिस प्रकार की परिस्थिति लोगों में है, क्या इसको, इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इसको इस प्रकार का अधिकार दिया जाए कि ये वर्गहीन लोग यानी कि साम्यवाद लोग अपने पास भी संपत्ति की अवधारणा कर सकता है, अथवा अपने पास जो उसकी कृषि के लिए एक जमीन हो, क्या उस पे उसका अपना स्वामित्व हो सकता है। तो यहाँ पे लेनिन जो है तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसानों को जमीन का स्वामित्व दे दिया। और जो किसान थे, जिस पर वो किसान अपना खेती किया करते थे, लेकिन उसका अपना स्वामित्व नहीं था, क्योंकि अपने चीज पर अपना स्वामित्व नहीं होना, ये कहीं ना कहीं एक अधिकार को कुचलने, अधिकार को दबाने की यहाँ पे जो है प्रयास होती है। लेकिन लेनिन को ये बात मालूम था कि यदि अगर अभी इस परिस्थितियों के साथ, अगर नई आर्थिक नीति के साथ अगर समझौता नहीं किया जाए, तो कहीं हो सके यहाँ पर जो है, जो हम एक डेवलपमेंट फेज की ओर जा रहे हैं, एक हम लोग विकास की जो एक नीति को तैयार कर रहे हैं, ये कहीं हो सके उसमें कुछ जो है कंफ्यूजन, कुछ जो है हमने की गड़बड़ाहट उसमें उत्पन्न हो सके, जिससे हम अपने उस विचारधारा को दूर कर सकते, विचारधारा से हम क्या दूर हो सकते। जो हमारा जो विचारधारा होता है कि अपने देश को आगे को लेकर चलना है, अपने देश को विकसित करना है, वो विचारधारा से कहीं ना कहीं हम लोग दूर जा सकते थे। तो लेनिन इसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए किसानों को जमीन का स्वामित्व दे दिया कि अगर जमीन आपकी है तो ये स्वामित्व भी आप ही का होना है, कि आपको उस पर कब किस प्रकार की खेती करनी है, ये स्वामित्व हम किसान के पास होनी भी चाहिए। क्योंकि अगर वो बेचारा, उसकी जमीन है,
तो उस पर किस प्रकार से खेती करनी है और कितना करना है, कब करना है, यह अधिकार उस किसान को होना चाहिए, न कि एक ऐसे व्यक्ति को जो उससे जुड़ा हुआ ना हो। व्यक्तिगत स्वामित्व में उद्योग चलाने का भी अधिकार नई आर्थिक नीति में दे दिया गया। और जो नई आर्थिक नीति जो लाई गई उसमें न केवल किसान को अपने जमीन का स्वामित्व दिया गया, बल्कि एक उद्योग चलाने का, कुटीर उद्योग या लघु उद्योग, किसी प्रकार का उद्योग हो, उसको भी चलाने का स्वामित्व दिया गया कि अगर आप में वो कौशल है, अगर आप में वो स्किल है, तो आप अपने स्वामित्व को लेकर आप जो वहाँ पे उद्योग जगत को विकास कर सकते हैं। स्पष्टता यह नीति मार्क्सवादी नीति के साथ समझौता था। तो ये वास्तव में, क्योंकि मार्क्सवादी चाहता था कि जो है खेत तो किसान का हो, लेकिन उस पर अधिकार किसका हो, मेरा हो। लेकिन यहाँ पे नई आर्थिक नीति में इस चीज को पूरी तरीका से खत्म कर दिया गया, यहाँ पर उसको फिनिश कर दिया गया कि नहीं, अगर जिसका है नई आर्थिक नीति के तहत हमें उसका अधिकार, हमें उसके स्वामित्व का, अगर ये मार्कर मेरा है तो इसका स्वामित्व भी मेरा ही होना चाहिए। अगर किसान जिस जमीन पे खेती कर रहा है तो उसका अधिकार किसको होना चाहिए, किसान को ही होना चाहिए। अथवा ये क्या था, इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि नई आर्थिक नीति काल्सवादी सिद्धांतों का ये क्या था, ये समझौता था। उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक करें, एक बढ़िया सा कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और बाकी वीडियोज को अगर इससे पहले वाले चैप्टर को अगर आपने पूरा नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके इसके जो फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, आप उसको देख सकते हैं, ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो सके, ताकि आप एक बेहतरीन नंबर को अचीव कर सके। मिलते हैं फिर अगले वीडियोज में, जब तक के लिए जय हिंद।